For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा रशीद है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. I did my MBBS from Qaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur, and then I got affiliated with King Edward Medical University, Lahore. यहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की and I was graduated a postgraduate degree of FCPS by College of Physicians and Surgeons, Pakistan. So Alhamdulillah, I am working as an associate professor of dermatology at Fatima Memorial Hospital and Medical College, Shadman, Lahore. As I told you, मैं trained qualified dermatologist हूँ, so I can treat the biggest organ of the body, that is skin. उसकी सारी problems को, सारी diseases को मैं deal करती हूँ और उसी की लाइट में जो routine cosmetological procedures हैं जो कि up in the air that most beautification के enhancement के लिए जितने भी procedure हैं मैं उनमें interested हूँ और उनको perform करती हूँ. जो रूटीन प्रैक्टिस है जिसमें बहुत से पेशेंट देखते हैं ओपीडी के अंदर, अपने प्राइवेट क्लिनिक के अंदर, उसमें बहुत नंबर जो पेशेंट्स का है वो एक्नी और मेलास्मा है. अनलकीली ओवर पास्ट सम ईयर्स मेलास्मा की भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट हो गए हैं. इससे पहले एक्नी होती थी जो कि प्यूबर्टी ऑनसेट में यूजुअली हो जाती है, लेकिन अब तो एक्नी की भी इतनी कॉजेज़ हैं आइट्रोजेनिक जिनको हम कहते हैं, जो कि हमारे ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो टॉपिकल मेडिकेशंस हैं जिनको क्रीम्स कहा जाता है, ब्यूटीफाइंग, ग्लोरीफाइंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम्स का यूज़ है. इन सब की वजह से ये इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया बोथ एक्नी एज़ वेल एज़ मेलास्मा. और मैटर ऑफ एजुकेशन लोगों को देने का ये भी है मैसेज कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं इनको कहूँगी दीज आर नॉट क्रीम्स एंड दीज आर नॉट बॉडी फ्रेंडली, कि ये एक ऐसा कुछ है कि जिसको रिवर्ट करने के लिए जब प्रॉब्लम हो जाता है उसकी रिवर्शन के लिए हम इतना कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एट टाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि हम वैसे हों जैसे हमने बिगिन किया था. इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पेशेंट डील भी करते हैं हम और उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं. जिसको हम उर्दू में छाइयाँ कहते हैं, ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो गया है. इसकी रीज़न्स बहुत सी हो सकती हैं. इसकी रीज़न हो सकती है अनड्यू सन एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर. उन लोगों का को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जो आउटडोर वर्कर्स हैं या जिनका फ्रीक्वेंटली मूवमेंट है इन द सन. दूसरी बात ये कि प्रेगनेंसी फ़ीमेल के अंदर बहुत बड़ी कॉज हो सकती है. हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो खाने की भी हो सकती हैं, जिनमें OCPs, कुछ फैमिली प्लानिंग रिलेटेड मेडिसिन्स इन द फीमेल्स, और ऑन द अदर साइड कुछ दवाइयाँ और भी डिजीज़ के लिए ऐसी हैं जो यूज़ करें तो उनसे हो जाता है. लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट सबसे बढ़कर तो हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो ब्राइटनिंग और लाइटनिंग क्रीम्स हैं उनका इस्तेमाल मेलास्मा को कॉज भी कर रहा है और एक्सेंचुएट भी कर रहा है और ट्रबलसम सिचुएशन दे रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो रही है. तो इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जाना, इसका प्रॉपरली असेसमेंट होना कि ये क्यों है और इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ तमाम लोगों से बात सुन के, लाइक सुपर मार्केट्स में जाकर उनको अपना प्रॉब्लम बताकर इसकी ट्रीटमेंट ना करें. आप इसको ख़राब तो करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ बेहतरी के कोई चांसेस हो सकते हैं. एक्जिमा एंड अदर ग्रुप एंड सेट ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसको हम बहुत सी जगहों पे डिवाइड करते हैं. एटोपिक एक्जिमा हमारे इर्द गिर्द मेरा ख़्याल में अंडर रेटेड है और अनडायग्नोज्ड है, अंडर डायग्नोज्ड है. इससे ज़्यादा है प्रॉब्लम उन लोगों को होता है ये बेसिकली जिनकी बैकग्राउंड एलर्जीज़ की सेट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में कोई बंदा एस्थमेटिक है या पेशेंट खुद एस्थमेटिक है या उसको डिफरेंट पोलन से या जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे एलर्जी है, तो उसकी शिकायत ज़्यादा हो सकती है कि उसको बॉडी पर इचिंग होती है. ये जनरलाइज इचिंग भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक एरिया पे भी हो सकती है. देखें, ऐसे पर्सनस की बॉडी सरफेस या स्किन बेसिकली ड्राई होती है. सो रिमेंबर दिस इज़ अ प्राइमरी प्रॉब्लम दैट दे आर कैरिंग. एक्जिमा उसके ऊपर आता है. एक्जिमा जब आएगा तो हमें डिफरेंट मोड से स्टीरॉइड्स होते हैं. देखें, स्टीरॉइड भी एक व्हीकल है और एक ड्रग है. इसको ड्रग की तरह इस्तेमाल कीजिए. प्लीज़ इसको नाम सुन के इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि इनकी डिफरेंट पोटेंशियल
टेंडेंसी होती है, जैसे खाने की दवाई होती है वैसे लगाने की भी दवाई होती है। इसको हमने प्रॉपर डाइल्यूशन के अंदर प्रॉपर मेथड ऑफ एप्लीकेशन से हमने इसको अप्लाई करना होता है। इसके अलावा भी एक्जिमास की बहुत सारी टाइप्स हैं, इन सब को प्रॉपरली डायग्नोज्ड और ट्रीटमेंट कराने के लिए और फर्दर देखें, एक दफ़ा तो कोई प्रॉब्लम आ गया ना, आपने उसको ट्रीट कर लिया, फॉर एग्जांपल 1 to 2 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट से वो सेटल डाउन हो गया। नाउ देयर मस्ट बी सम प्रिकॉशनरी मेजर्स जिनको आप अडेप्ट करेंगे या अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएंगे, तो आप दोबारा बार बार इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जिस तरह चेंज ऑफ वेदर के अंदर गर्मियों से सर्दियाँ आएँ या दूसरा एक्सट्रीम ऑफ वेदर आए, तो ऐसे लोग बहुत ट्रबलसम सिचुएशन में चले जाते हैं, एकदम से स्किन रेड हो जाती है, वो इतने इच्छी कंडीशन में चले जाते हैं कि अपने डे टू डे काम भी सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दैट कैन बी एंड दैट शुड बी एंड दैट कैन बी treated the way the patient remains comfortable, calm and doing all the routine work that person is doing. We can talk about another very common problem, getting common rather day by day. वो ये है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स में चेंज की वजह से, लाइफस्टाइल में चेंज की वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। मेरे पास बहुत सारी फ़ीमेल पेशेंट, मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन जितने हर्सुटिज़म के, अनवांटेड हेयर के, फेशियल ग्रोथ के पेशेंट, हेयर के मैं आप देखती हूँ शायद वो बढ़ते ही जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी रीज़न भी आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़ भी पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन होती जा रही है। इसके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ और भी इश्यूज़ होते हैं इसके अलावा। मसला ये है कि ये पेशेंट बेचारी कभी गायनोकोलॉजिस्ट के पास लैंड अप करती हैं, कभी वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास लैंड अप करती हैं, कभी वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम प्रॉब्लम है, और वही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी आती हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है और सबकी कोलैबोरेशन से इसको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इसके डिफरेंट पार्ट को इस तरह ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्किन की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो चूंकि वेट गेन होता है, बिकॉज द पर्सन बिकम्स, द फीमेल बिकम्स फैट, तो उसके साथ कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जो रियली ओबेसिटी रिलेटेड होते हैं। इनके अंदर हर्सुटिज़म का होना भी इसके साथ ही शामिल है। फिर पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़बान में एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये फ्लेक्शरल एरियाज़ पे होती है, लाइक गर्दन की साइड्स काला हो जाना, एक्जिली में आर्मपिट्स के अंदर एबनॉर्मली कलर का डार्क हो जाना, नकल्स का डार्क हो जाना, एक ये इशू इसके साथ आता है। फिर डिफरेंट किस्म के मोल्स या एक्सेसरी स्किन, हम उनको मोके कहते हैं, ये निकलना शुरू हो जाते हैं। ये सारा कुछ एक ही डिज़ीज़ के अंडर होता है। इसमें हम उसको टोटली भी ट्रीट करने में हेल्प आउट करूँगी मैं इंशाल्लाह। और दूसरा स्किन का पार्ट तो डोमेन ही मेरा है कि हम इसको लेज़र हेयर रिडक्शन के मेथड से एक्सेप्टेबल लेवल पर उनके हेयर ले जाते हैं, जो उनकी रोज़ की इस प्रॉब्लम से कि वैक्सिंग और थ्रेडिंग और उसके आर्टिफिशियल रिमूवल के जो टेम्प्रेरी रिमूवल के रादर जो मेथड हैं उनको अडेप्ट किया जाए, यूज़ किया जाए। उनके साथ प्रॉब्लम ये, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, और दूसरी बात ये कि जब आप बार बार फ्रिक्शन मोड रखते हैं, लाइक वैक्सिंग हो रही है कहीं बार बार या थ्रेडिंग हो रही है, स्किन का टेक्सचर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है, वहाँ से रंगत भी काली होनी शुरू हो जाती है। लेज़र के बारे में पर्टिकुलरली लेज़र LHR सारी दुनिया में हम इसको जानते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन। आपको अगर आप ये समझेंगे कि आप 2 सिटिंग लेज़र की कराएंगे और इससे आपका लेज़र हेयर रिमूवल हो जाएगा, लाइक आपका बाल कभी भी दोबारा नहीं निकलेगा, तो ये राइट टीचिंग नहीं है। लेज़र हेयर रिडक्शन से एक्सेप्टेबल लेवल पर बाल कम हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि आपको ये जो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो रिमूवल की थ्रेडिंग और वैक्सिंग की मुसीबत से आपकी जान छूट जाती है। इन पेशेंट को ज़रूर किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट सीक आउट करना चाहिए, इंस्टेड के वो शर्म के मारे अपने आप को इसलिए फेस को या इस पर्पस के लिए टिपिकल एरियाज़ को कवर करके रखें क्योंकि वो पिगमेंटेड हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किन हार्डन आउट हो गई है बिकॉज ऑफ द रिपीटेड प्रीवियस प्रोसीजर्स। तो अगर आप इसका सही से इलाज कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कंफर्टेबल रहेंगे।